सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेम्स ऑर्बिट। आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट है हमारे चैप्टर फेडरलिज्म का, जो कि है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड। इससे पहले हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फीचर्स हमने फेडरलिज्म के पढ़े। उसके बाद हमने देखा इंडिया एक हमारा फेडरल कंट्री है और क्या क्या फीचर्स इंडिया में हैं जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म फंक्शन कैसे होता है, फेडरल कंट्री रन कैसे करती है, उनमें क्या क्या फंक्शनिंग होती है, वो सब आज हम देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी फेडरल कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेन रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर अलग से मेंशन होता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर की क्या पावर होगी, स्टेट की क्या पावर होगी, या दो से ज्यादा अगर गवर्नमेंट के लेवल्स हैं तो उनकी क्या क्या पावर होंगी, ये अलग से डिफाइन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिससे कि फेडरल कंट्री की फंक्शनिंग हो पाए। लेकिन सिर्फ ये ही काफी नहीं है। किसी भी फेडरल कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग डिपेंड करती है वहां की डेमोक्रेटिक पॉलिटी के नेचर पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एज वी नो। तो इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम फंक्शन हो पाए इफेक्टिवली, यहाँ का फेडरल सिस्टम सक्सेस हो पाए। तो क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया ने लिए, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिन्होंने इफेक्ट किया, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो सक्सेस हो पाए, इंडिया का फेडरल सिस्टम एक ह्यूज सक्सेस बन पाए। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वो फैक्टर्स, वो चैलेंजेस जो कि इंडिया के सामने थे जब से देश आज़ाद हुआ, और फिर क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए गए जिन्होंने कि हमारे फेडरल सिस्टम को मजबूत किया। तो सबसे पहला है हमारे पास लिंग्विस्टिक स्टेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया, तब से लेके आज तक हमारे यहाँ स्टेट्स के एरिया चेंज किए गए हैं, उनके नाम चेंज हुए हैं, उनके एरियाज चेंज हुए हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई हैं। कुछ स्टेट्स को कंबाइन करके एक नया स्टेट बना दिया गया है, कुछ स्टेट्स में से छोटे स्टेट्स निकाल दिए गए हैं, नाम भी चेंज किए गए हैं। तो ये हमारे पास एक पहला टेस्ट था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को क्रिएट करते हैं। मतलब ये कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो एक एरिया में आ जाएं, एक स्टेट में आ जाएं। तो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट फॉर आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हुआ क्या इससे, इसके करने का मतलब क्या था? इसका मकसद था कि जितने भी लोग हैं जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक स्टेट में, एक एरिया में कंबाइन हो जाएं, एक रीजन में। तो इनिशियली इस डिमांड को जो है वो अपोज किया गया। मेजर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किया जाए। उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे, जो नेशनल यूनिटी है, जो नेशनल इंटेग्रिटी है, उसको फर्क पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट होंगे तो लोगों में एक डिवीजन की फीलिंग आ जाएगी, लोगों के अंदर एक सेपरेशन आ जाएगा। तो शुरुआती दौर में जब स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की डिमांड हो रही थी तो इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, क्योंकि हमारे नेशनल लीडर्स जो थे इस बात को खतरा मानते थे हमारी नेशनल यूनिटी का। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही वक्त के साथ साथ इस डिमांड को अप्रूव किया गया, इस डिमांड को माना गया और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट किए गए, जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल भी है, हमारे यहाँ पंजाब है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, गुजरात है, नीचे तमिलनाडु स्टेट है। तो ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ जो यहाँ पे एक लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब हमारे यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट हुए तो उससे हमें पता चला कि इससे यूनिटी को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल, बल्कि इससे तो यूनिटी को और बढ़ावा मिला और स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन और इजी हो गया। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना हमारे लिए, हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए एक सबसे पहला टेस्ट था। और सबसे पहला स्टेट जो कि क्रिएट हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे वो था आंध्रा स्टेट, जहाँ पे मद्रास स्पीकर और तमिल स्पीकर को अलग करके एक स्टेट बनाया गया था। इसके अलावा लैंग्वेज के बेसिस के अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी क्रिएट हुए हैं जहाँ पे लोग सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर, सेम वैल्यूज फॉलो करते थे, सेम एथनिसिटी के लोग थे। कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख करके हमारे यहाँ स्टेट्स क्रिएट हुए, जैसे हिली एरियाज हैं तो हिली एरियाज पे जो स्टेट्स हैं, प्लेन में जो स्टेट्स हैं, कुछ हमारे यहाँ स्टेट डेजर्ट एरिया में है, कुछ हमारे यहाँ स्टेट कोस्टल प्लेन्स में है। तो इन बेसिस पे भी स्टेट्स को क्रिएट किया गया कि ताकर के वहाँ के
लोगों का एक म्यूचुअल फीलिंग हो एक दूसरे के बारे में और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे यहाँ स्टेट क्रिएट हुए। हालांकि शुरुआत में इस डिमांड को अपोज किया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट ना हो। क्यों? क्योंकि ये इससे नेशनल यूनिटी जो है उसको अफेक्ट होगा, नेशनल यूनिटी इससे कम हो सकती है। लेकिन बाद में इस डिमांड को अप्रूव कर दिया गया और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट हो गए। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ एथनिसिटी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, सेम ट्रेडिशन के बेसिस पे भी स्टेट क्रिएट्स हुए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जो इस बेसिस पे क्रिएट हुए हैं। जैसे उत्तराखंड हमारे यहाँ क्रिएट हुआ। उत्तराखंड बना था हमारे यहाँ यूपी से हटके। उसके बाद नागालैंड बना था हमारे यहाँ नागा हिली एरियाज को कंबाइन करके। और झारखंड बना था हमारे यहाँ स्टेट ऑफ बिहार से। तो ये स्टेट क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक सेम ट्रेडिशन फॉलो करना था, यहाँ पे एक अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, सेम एथनिसिटी थी। तो हमने देखा कि जब इन बेसिस पे हमारे यहाँ स्टेट क्रिएट हुए तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी हो गया और यूनिटी भी हमारी प्रमोट हुई। तो ये हमारा पहला टेस्ट था जिस पर कि हमारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स जो थे पॉलिटिकल सीन पे, उन्होंने ये मेजर स्टेप लिए। अब दूसरा आता है हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी। क्या है लैंग्वेज पॉलिसी? अब हमारे यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तो क्रिएट हो गए, हमने स्टेट क्रिएट कर दिए अलग अलग। हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन के बेस पे, अलग अलग एथनिसिटी के बेस पे स्टेट क्रिएट हो गए। लेकिन ऑल ओवर द कंट्री किस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑल ओवर द कंट्री कौन सी लैंग्वेज होगी जिसको कि नेशनल लैंग्वेज कहा जाएगा? लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टेस्ट था कि किस लैंग्वेज को हम बढ़ावा देंगे, या सारी ही लैंग्वेजेस को हम इकट्ठा सम्मान देंगे, सबको इक्वल स्टेटस पे रखेंगे। तो इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। मतलब हमारे यहाँ कोई भी लैंग्वेज जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी भाषा इंडिया में राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है हिंदी के अलावा। ये सब लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दी गई हैं। तो हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और हैं जिनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है और जिनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। हालांकि अगर हम देखें तो हिंदी जो है हमारे यहाँ वो सिर्फ 40% इंडियंस की मदर टंग है। 40% इंडियंस की हिंदी जो है वो लैंग्वेज है। जैसे कि हम देखते हैं, हम नॉर्थ रीजन में इंडिया के हम जाते हैं तो नॉर्थ रीजन में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लोग काफ़ी हिंदी बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हिंदी स्पीकर्स कम होते जाते हैं। ऐसे ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग हैं। तो हिंदी को ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दे सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक सेफगार्ड लगाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस और हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया और उनको रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेफगार्ड हैं लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हर स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, उत्तराखंड की हिंदी। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ पे जो सारे भी सरकारी काम हैं, वहाँ के जितने भी गवर्नमेंटल वर्क्स हैं वो सब उसी लैंग्वेज में होते हैं। कोर्ट्स में, गवर्नमेंटल वर्क्स में वही लैंग्वेज चलती है। तो हमारे यहाँ लैंग्वेज का देखिए कैसे लैंग्वेज को कंबाइन किया गया। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, किसी भी लैंग्वेज को हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, सभी लैंग्वेज को इक्वल फुटिंग पे रखा, सभी लैंग्वेज को इक्वल रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस और को रिकॉग्नाइज किया। अब ये लैंग्वेज अरेंजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे केस ऑफ 1965 की क्या हुआ था। जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 1950 में, तो तब ये रूल रखा गया था कि जो इंग्लिश का यूज है वो सिर्फ 1965 तक कंटिन्यू रहेगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। अब ऐसा क्यों? जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, हमारे यहाँ ब्रिटिश ने हुकूमत की है। तो ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी काम थे सारे इंडिया इंग्लिश में होते थे, वो हमें पता है। तो क्योंकि वहाँ से सिस्टम ट्रांजिशन हुआ, वहाँ से सिस्टम चेंज हुआ हमारी इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंस में, जब हमारा इंडिया खुद आज़ाद हो गया। लेकिन ये एक रूल रखा गया कि 1965 के बाद इंग्लिश का यूज़ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस रूल को जो है काफ़ी अपोज किया गया। जो कि लोग हिंदी नहीं बोलते थे, उन्होंने इस रूल को अपोज किया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि नहीं, ऐसा गलत है और इंग्लिश का यूज़ जो है वो 1965 के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना है, क्योंकि वो लोग नॉन हिंदी स्पीकर्स थे।
तो ये डिमांड जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई और इतनी बढ़ गई कि तमिलनाडु में एक वायलेंट मूवमेंट होना शुरू हो गया इसके अगेंस्ट कि हिंदी को जो है वो नहीं प्रमोट किया जाएगा और इंग्लिश का यूज़ जो है वो 1965 के बाद ख़त्म नहीं किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो एक लेजिट डिमांड भी थी। हुआ क्या, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने इस डिमांड पे एग्री किया और इंग्लिश का यूज़ 1965 के बाद जारी रखना कंटिन्यू करा कि 1965 के बाद भी इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगी। तो मतलब इससे क्या समझते हैं हम कि इंग्लिश और हिंदी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंडिया हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकेंड, तो जो क्रिटिक्स थे, जो लोग इस रूल को चाहते थे कि इंग्लिश का यूज बंद हो जाए 1965 के बाद, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मूव, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लगा कि ये जो ऑर्डर है, ये डिमांड जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग एलिट को फेवर करती है कि वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ये उनके फेवर में है। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो है हिंदी को प्रमोट करना, हिंदी का प्रमोशन, हिंदी को बढ़ावा। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि हिंदी को बढ़ावा देने में हम हिंदी को इम्पोज करेंगे, हिंदी को हम थोपेंगे। हम किसी के ऊपर भी, जो लोग हिंदी नहीं बोलते इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 22 लैंग्वेजेस खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की कर रखी हैं, तो हिंदी को इम्पोज नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि हिंदी को बढ़ावा देने की, सीखने की, सिखाने की कोशिशें जारी रहेंगी। अब ये एग्जाम्पल हम कंट्रास्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम कंपेयर करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका ने क्या किया था, बिल्कुल ठीक इसके उल्टा किया था। श्रीलंका ने 1956 में एक एक्ट पास कर दी थी जिससे सिन्हालीज को उसने ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, जिससे तमिल स्पीकर्स को बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा था कि उनको बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उनकी लैंग्वेज के प्रति जो गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव है। सपोज मानिए कि हमारे यहाँ भी ऐसा कर दिया जाता, हमारे यहाँ भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता या इंग्लिश को कर दिया जाता, तो इससे लोगों में एलियनेशन की फीलिंग आ जाती, इससे लोगों में सेपरेशन की फीलिंग आ जाती। फिर जो वायलेंट मूवमेंट हो गए थे जो कि तमिलनाडु में हुआ था, वो पूरी कंट्री में हो सकता था और इससे नेशनल यूनिटी को बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमारे यहाँ सभी लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई और इंग्लिश और हिंदी को, दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो ये फर्क हुआ इंडिया के डिसीजन में और श्रीलंका के डिसीजन में। श्रीलंका ने गलत डिसीजन लिया तो वहां पे कंट्री को ज्यादा नुकसान हुआ, सिविल वॉर छिड़ गई, जिससे कि आगे कंट्री के हालात बहुत बुरे हो गए। जबकि इंडिया में सिविल वॉर होने से बच गया, इंडिया में वायलेंस होने से बच गया, क्योंकि इंडिया में सही टाइम पे लैंग्वेज के रिगार्डिंग सही डिसीजन ले लिया गया। नेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि फेडरलिज्म में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंटर और स्टेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन कितना मजबूत है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि वहां का फेडरलिज्म कितना मजबूत है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म का फीचर तो ये है कि सेंटर भी और स्टेट भी दोनों के पास इक्वल पावर है और दोनों इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं पावर को। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को रीडिफाइन करना, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को रिस्ट्रक्चर करना फेडरलिज्म को मजबूत बनाने की पहली कड़ी है। तो इंडिया जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, तब से लेके तब से बहुत टाइम तक एक ही पार्टी जो है वो गवर्न करती थी, एक ही पार्टी जो है वो रूल करती थी सेंटर में और एक वही पार्टी रूल करती थी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। तो स्टेट्स को उस तरीके की इंडिपेंडेंस जो कि एक फेडरलिज्म में होती है वो मिली हुई नहीं थी, क्योंकि सेम पार्टी सेंटर में रूल करती थी और सेम पार्टी जो है वो स्टेट में रूल करती थी। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो इंडिया में जो है सेंटर जो है वो थोड़ा पावरफुल है स्टेट से। तो स्टेट्स को अपनी ऑटोनॉमी, स्टेट्स को अपनी इंडिपेंडेंस इंजॉय करने का जो है पूरा चांस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट जो है, एक ही पार्टी जो है वो सेंटर में रूल कर रही है और एक ही पार्टी हमारे यहाँ स्टेट्स में रूल कर रही है। तो होता क्या था उससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट की पावर को अंडरमाइन करती थी, स्टेट की पावर को सप्रेस करती थी और स्टेट्स को फुल एंजॉयमेंट, फुल इंडिपेंडेंस नहीं दिया करती थी। और ऐसा भी होता था कभी कभार कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस कर दिया करती थी, यानी खत्म कर दिया करती थी, जिससे कि और फेडरलिज्म के फीचर को, फेडरलिज्म की स्पिरिट को फर्क होता था, क्योंकि फेडरलिज्म में तो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर और म्यूचुअल ट्रस्ट है।
और दोनों की इक्वल इंडिपेंडेंस है। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो एक ही पार्टी रूल करती थी, सेंटर में वही पार्टी रूल कर रही है स्टेट्स में, तो वो पार्टी जिन स्टेट्स में रूल नहीं करती थी उनकी गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर दिया करती थी, उनकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया करती थी। तो ये काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। लेकिन 1990 के बाद इस सीन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। कैसे चेंज आया कि आफ्टर 1990 हमारे पास रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनना स्टार्ट हो गई। क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। हम आगे अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे बस आपको जानने की जरूरत है कि 1990 के बाद हमारे पास रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक रीजन तक सीमित है, जो कि किसी एक रीजन के लिए बनी है। वो किसी भी बेसिस पे बन सकती हैं, वो कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे बन सकती हैं, कॉमन आइडियाज के बेसिस पे बन सकती हैं, वो कॉमन ट्रेडिशन के बेसिस पे बन सकती हैं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद इस एरा ने 1990 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट, देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कॉन्टेस्ट करना, इलेक्शन लड़ती हैं, वो वोट्स लेती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमें वोट दे, लोगों को कन्विंस करती हैं कि हमें वोट दो, और उसके बाद जब उन्हें वोट मिलते हैं तो वो मेजोरिटी में सीट्स हासिल करती हैं और उसके बाद सरकार बनाती हैं। तो होना क्या शुरू हो गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इलेक्शन के बाद मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम, उनको मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने करना क्या शुरू कर दिया, जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी या और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। गठबंधन मतलब अलायंस कर लिया, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिए कि अगर हम साथ मिल जाएंगे तो हमारे पास मेजॉरिटी आ जाएगी, हमारे पास इतनी सीट्स आ जाएंगी। तो सेंटर में जो है सरकार जो है वो गठबंधन से बनना शुरू हो गई, कोलिशन की सरकार बनना शुरू हो गई, सरकार जो है वो अलायंस में बनना शुरू हो गई। इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारे पास, इससे बेनिफिट ये हुआ कि पावर शेयरिंग में एक नया कल्चर आ गया। जैसे अभी तक क्या होता था हमारे पास कि सिंगल पार्टी जो है वही स्टेट में रूल कर रही है, वही गवर्नमेंट सेंटर में रूल कर रही है। लेकिन अब क्या हो गया, अब सेंटर में भी अलायंस की सरकार बनना शुरू हो गई। अब 3-4 पार्टी जो है वो मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि किसी भी सिंगल पार्टी का जो है वो डोमिनेंस नहीं चलता था। और इस कोलिशन गवर्नमेंट के ट्रेंड को सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ावा दिया कि ये ट्रेंड बहुत सही है, क्योंकि इसमें पावर इक्वल शेयर हो रही है। इसके बाद क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास बहुत कम चांस होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे या स्टेट गवर्नमेंट को उनकी पावर एंजॉय ना करने दे। तो हमने देखा कि जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई, रीजनल गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन रीडिफाइन हो गए। सेंटर और स्टेट के रिलेशन ने एक नया मोड़ ले लिया। अब स्टेट के पास भी उतनी ही पावर, उतनी ही तरीके की ऑटोनॉमी रह गई, और सेंटर भी, जो उनका रिलेशन है वो रीडिफाइन हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पूरी फुल पावर जो कि उनको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एंजॉय कर सकती थी, और सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी। तो हमने देखा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया, तब से लेके आज तक हमारा फेडरलिज्म जो है वो मजबूत हुआ है, हमारा फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रांग हुआ है। तो उस टाइम जो हमारे पास फेडरल फीचर्स थे, उस टाइम जो हमारा फेडरलिज्म था, वो उतना मजबूत नहीं था एज कंपैरिजन टू टुडे। आज हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत है उस टाइम 1947 में या 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपने समझा हो, सब कुछ समझा कि कैसे कैसे फेडरल सिस्टम एक कंट्री में वर्क करता है, और इंडिया में क्या क्या वो मेजर फैक्टर्स थे, क्या क्या वो मेजर चैलेंजेस थे जो कि सामने आए पॉलिटिकल लीडर्स के नेशनल सीन पे, और कैसे कैसे उनका सोल्यूशन लिया गया, जिससे कि फेडरलिज्म जो है वो इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से हमारी कंट्री में रन कर पाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, जिसमें हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड थैंक यू।